अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक मैन पीके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है ऑनर्स रिव्यू के ऊपर। और ऑनर्स रिव्यू में मैं आपको बताऊंगा कि इस बाइक को मैंने कितना चला लिया है, उसके अलावा इस बाइक को मैंने जितना चलाया है उसमें मुझे एक्सपीरियंस क्या मिला है, मुझे बाइक की पेट्रोल एवरेज कैसी मिली है, और बाइक के किसी पार्ट की मुझे ज़रूरत पड़ी है रिप्लेस करवाने की या नहीं, बाइक की राइड कैसी थी, और सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड में मैं आपको इस बाइक की जो लेटेस्ट प्राइस अभी चल रही है वो भी बताऊँगा और कितने का मुझे पड़ा, तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके मीटर की। तो मीटर में आप देख सकते हैं कि ये बाइक अभी चल चुका है 3654 किलोमीटर। 3654 किलोमीटर चल चुका है। और इस बाइक को मैंने जब इसको लिया था तो ये 2700 किलोमीटर चला हुआ था। उस हिसाब से अब मैंने इस बाइक का ऑयल चेंज करवा लिया है। इस बाइक का ऑयल चेंज मैंने ऑलमोस्ट 3500 कुछ पे मैंने इसका ऑयल चेंज करवाया, और उस वक्त मैंने इसकी कंप्लीट ट्यूनिंग भी करवाई है। तो अभी आपके सामने जो खड़ा है ये धुल के बिल्कुल साफ़ सुथरा होके और ट्यूनिंग मैंने इसकी भी करवा ली है। उसके अलावा अब हम कुछ बेसिक्स की तरफ आते हैं, जो कि मैं लोगों से सवाल करता हूँ, अब वो मैं अपने आप से सवाल करूँगा। तो उसमें हमारा जो सबसे पहला सवाल होता है वो होता है कि आपने इस बाइक को यूज़ में क्यों परचेज़ किया जी, न्यू क्यों परचेज़ नहीं किया। तो इसकी सिंपल सी ये कहानी है कि यूज़ की प्राइस आपके सामने है, न्यू की प्राइस आपके सामने है। ये बाइक अब न्यू आपको मिल रहा है 4,47,000 रुपये का ऑलमोस्ट, और 4,47,000 वो फिर जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं और बाकी काम कराते हैं तो ये बाइक आपको इससे भी महंगा पड़ जाता है। ये तकरीबन 460 470 की कहानी बन जाती है फिर। अब यूज़ में मैंने इस बाइक को जो परचेज़ किया है मुझे ये 3 कुछ का पड़ा है, 3 लाख रुपये, 3 लाख प्लस का मुझे मिला है बस। 3.5 से नीचे, 3 से ऊपर, तो इसके दरमियान मुझे मिल गया है। अब डिफरेंस आपके सामने है, 4,47,000 कहाँ, 3 लाख कुछ कहाँ। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रेट पे ये बाइक मिल गया है। 2022 मॉडल है ये, 21 के एंड में रजिस्टर्ड हुआ था, तो 22 की पट्टी उस वक्त आ गई थी इस बाइक की। उसके अलावा बाइक की कंडीशन मैंने आपको दिखाई थी, बाइक की कंडीशन आपके सामने है। तो मैंने इसी वजह से यूज़ को प्रेफर किया था कि क्योंकि न्यू बाइक वर्थ इट नहीं है, इसी वजह से यूज़ की तरफ मैं गया था। और यूज़ लेने के बाद भी मुझे इस पे जो मॉडिफिकेशन मैंने कराई है उसके मुझे ज़्यादा कॉस्ट पड़ी है। अगर मैं यूज़ पे किसी मेंटेनेंस की बात करूँ कि मुझे कोई मेंटेनेंस करानी पड़ी यूज़ के बाद, किलो उसका हो गया यूज़ खरीदते हुए, और तो मेंटेनेंस कराने की ज़रूरत नहीं थी। बाइक ऑलरेडी ट्यून था, काफ़ी अच्छी कंडीशन में था, तो ट्यूनिंग करवाने की ज़रूरत नहीं थी। इसका जब मैंने लेने के बाद 1000 कंप्लीट किया है तो मैंने इसकी ट्यूनिंग भी करवाई है, और ट्यूनिंग के बाद मैंने इसका ऑयल चेंज भी करवाया है। बस एक चीज़ थी कि ऑयल जो है इसमें हल्का डला हुआ था। इसका अपना जेन्युइन ऑयल होता है 10-30 का, इसमें 20-40 का ऑयल डला हुआ था, सिंपल जो होंडा सिटी 70 में डलता है। तो वो फिर मैंने चेंज किया था और ट्यूनिंग मैंने अपनी तरफ से करा ली थी फिर। अच्छा, इसके बाद प्राइस भी हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसी प्राइस रेंज में मुझे कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा था। इसी प्राइस रेंज के अंदर मुझे YBR मिल रहा था, लेकिन मेरा अपना यही था कि मेरी फैमिली में YBR पहले से अवेलेबल है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा चेंज करूं। फिर मुझे पर्सनली भी ये बाइक ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो मैंने फिर इस बाइक को प्रेफर किया। इसी वजह से मैं इस रेंज में इस बाइक के अंदर गया, इस बाइक पे गया। तो बाइक मैंने कितना चला लिया आपके सामने है। मैंने इस बाइक को अभी चला लिया है 3654 किलोमीटर, और ये बाइक मैंने जब लिया था उस वक्त ऑलमोस्ट ये बाइक 2700-2800 के दरमियान चला हुआ था। बाइक मैंने लॉन्ग टूर्स किया है, तो लॉन्ग टूर तो मैंने पहले दिन ही कर लिया था जिस दिन मैंने इस बाइक को लिया था। ये बाइक मैंने परचेज़ किया था साहिवाल से, और साहिवाल यहाँ से बस पे गए थे, वापसी बाइक चला के आए थे मुल्तान। तो 175 किलोमीटर का सफ़र बनता है, और 175 किलोमीटर का जो सफ़र है वो बहुत ज़बरदस्त था और यादगार था एक तरह से। और उस वक्त मैंने लॉन्ग टूर जो किया था बाइक के ऊपर, तो मैंने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की थी, जिसमें यह था कि बाइक बहुत कंफर्टेबल रहा है। बाइक ने कोई इशू नहीं किया, ब्रेकिंग का मुझे कहीं इतना इशू नहीं हुआ, कंफर्ट का ख़ास तौर पे शॉक्स का मुझे कहीं इशू नहीं हुआ, और बाइक कंप्लीट बिल्कुल सेट रहा था। बाइक को मैंने 80 की स्पीड में मेंटेन किया था, वापस आते हुए 80, 90, 100, 80, 90, 100। इस बाइक पे मैंने ये 3 स्पीड्स मेंटेन की हैं। उस हिसाब से मुझे पेट्रोल एवरेज ज़रा थोड़ी मिली थी। मैं जब वहाँ से घर तक लेकर आया हूँ, फुल टैंक वहीं से करा लिया था,
तो फुल टैंक पे मुझे जो इसकी पेट्रोल एवरेज उस वक्त मिली थी वो तकरीबन 30 से 32 के दरमियान या 33 के दरमियान मुझे मिली थी। और उसमें मैंने जो स्पीड रखी थी बाइक की वो 80 से 100 के दरमियान रखी थी, नीचे नहीं रखी थी। अब वो भी डिपेंड करता है कि आप पेट्रोल एवरेज किस तरह अचीव करते हैं बाइक से, क्योंकि अगर आप इस बाइक का RPM 6 से नीचे रखेंगे, बड़े गियर में 6 से नीचे RPM होगा, तब बाइक आपको अच्छी एवरेज देगा। इसी तरह बाइक की मेंटेनेंस पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका बाइक प्रॉपर्ली मेंटेन्ड हो तो बाइक की एवरेज अच्छी होगी। अब बाइक तो ठीक था, मेंटेनेंस वाइज तो ठीक था, लेकिन इस बाइक की मैंने स्पीड ज़्यादा रखी थी, काफ़ी ज़्यादा रखी थी। अब 80 की स्पीड पे इसका जो RPM होता है वो 7 क्रॉस कर रहा होता है, तो उस हिसाब से बाइक ने इतनी अपनी तरफ से बाइक ने एवरेज ठीक दी है। अब मैंने दोबारा से इसका टैंक फुल करवाया है और आपने देखा है कि 416 किलोमीटर ये बाइक चल चुका है फुल टैंक के अंदर, और 416 किलोमीटर अब ये और चलेगा। अभी तक रिज़र्व नहीं लगा इस बाइक के अंदर, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना चल गया अब, और इसकी पेट्रोल एवरेज अभी मुझे लेटेस्ट कितनी मिली है। इसमें मैंने इस बाइक को अच्छी तरह भगाया भी है और नॉर्मल राइड्स भी की हैं, 60 की स्पीड में भी चलाया इसको। अच्छा, उसके अलावा एक्सपीरियंस कैसा लगा था लॉन्ग राइड पे? इसमें जो फ्रंट टायर है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, ये मुझे पहले नहीं पता था। यहाँ पर मैंने आके चेक करवाया तो उसका मुझे डिफरेंस लगा था, मैकेनिक ने देखा है, चेक किया है। 60 की स्पीड में ना बाइक थोड़ा सा वॉबल करता है, तो उसकी रीज़न यही है कि बाइक का फ्रंट टायर थोड़ा सा टेढ़ा है। जो लास्ट ओनर था वो इस बाइक को लेके गया था लाहौर वाली साइड पे और 2 से 3 तक चक्कर मारे थे उसने इस बाइक पे लाहौर के। तो वहाँ पर माशाल्लाह जिस बंदे से मैंने लिया है वो तकरीबन 90 से 100 किलो उसका वेट होगा, तो काफ़ी हेल्दी बंदा था। इसी वजह से फिर बाइक भी कहाँ से बर्दाश्त करता है उसका इतना वज़न। इसके अलावा बाइक डेली यूजेज में कैसा है? तो डेली यूजेज में बाइक बहुत अच्छा है। इसको मैं ऑफिस लेके जाता हूँ और लेके आता हूँ, तकरीबन कोई 12 से 15 किलोमीटर का वन साइड सफ़र है। बाइक बहुत कंफर्टेबल रहता है, बाइक कहीं तंग नहीं करता। इसके अलावा बाइक के अंदर अच्छाई क्या है, बुराई क्या है? बाइक के अंदर अच्छाई की बात करूँ तो अच्छाइयों में आपके पास कंफर्ट है, अच्छाइयों में आपके पास जो है बाइक की सीट है, बाइक की पेट्रोल एवरेज है, और उसके अलावा बाइक के स्टाइल है, लुक्स हैं, बाइक की अट्रैक्शन है। बुराइयों में आ जाएं तो मैंने एक चीज़, बुराई तो मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि जब आप इस बाइक को चलाते हैं फिर YBR को चलाते हैं तो फिर आपको एक चीज़ फ़ील होती है कि YBR के अंदर आप इजीली मनोवर कर सकते हैं। बाइक वो जिस तरह आप कंपेयर करें एक टोयोटा की GLI को या टोयोटा ग्रैंडी को आप कंपेयर करें होंडा सिटी का जो 2006-07 मॉडल था, अगर किसी के पास हो तो वो सही डिफरेंस पता लग जाएगा उसको कि जब आप होंडा सिटी चलाते हैं, होंडा सिटी बिल्कुल आपके अंदाज़े के मुताबिक होती है, लेकिन इसी तरह जब आप ग्रैंडी की तरफ आएँ या आप GLI की तरफ आएँ तो वो काफ़ी बल्कि है गाड़ी, अंदाज़ा नहीं होता आपको। वही सिस्टम है इसके अंदर और YBR-G के अंदर, तो ये डिफरेंस है कि इस बाइक के अंदर इतना अंदाज़ा नहीं होता, अक्सर जगहों पे हम नहीं निकाल सकते किसी जगह से, लेकिन YBR जो है, YBR को हम इजीली किसी भी जगह से निकाल लेते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि भाई ये उससे वहाँ से निकल जाएगा। अब इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है और बल्कि ज़्यादा है बाइक, तो ईज़िली हमसे जब हम कट मारें इसके ऊपर तो ईज़िली कट भी नहीं लग सकता। ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अभी तक तंग कर रही हैं। बाकी मुझे चेन वाला इशू आया था, एक चेन जो है इस बाइक की वो चेन कवर के ऊपर लग रही थी, और उसके अलावा इसका जो रबड़ था, जो चिमटे का रबड़ होता है वो कटा हुआ था, जिसकी वजह से एक तो चेन चिमटे पे लग रही थी, दूसरा कवर पे भी लग रही थी। तो चिमटे वाला तो मैंने सिस्टम करा लिया था, लेकिन कवर पे भी लग रही है हल्की हल्की, तो उसकी वजह से जब ज़्यादा झटका आता है तब आवाज़ आती है। अब क्योंकि चिमटे का रबड़ लग चुका है तो इतनी आवाज़ नहीं आती। इसके अलावा जी बाइक के फ़ीचर्स क्या हैं? तो फ़ीचर्स में आपके सामने है जी। बाइक के अंदर हेडलाइट ऑन ऑफ है, बाइक के अंदर सेल्फ स्टार्ट है, हेडलाइट हाई लो डिपर इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, बाइक के अंदर स्टॉप लाइट है, हॉर्न, और मैंने इसके अंदर ये हैज़र्ड लाइट्स इंस्टॉल करवाई हैं। मीटर में आपको बाइक के अंदर तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, RPM भी है, स्पीडोमीटर भी है, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, तमाम बलाएँ हैं इस बाइक के अंदर। फ्रंट पे बाइक के अंदर आपको DRS भी इंस्टॉल मिलेंगी। तो फीचर्स वाइज बाइक कंप्लीट है। किल स्विच की मुझे कमी फ़ील होती है, मेरे पास दूसरा बाइक भी है तो उसके अंदर किल स्विच है, तो इसी वजह से मुझे इसके अंदर किल स्विच की काफ़ी कमी फ़ील होती है। बाइक की टॉप स्पीड की अगर बात करें तो इस बाइक की टॉप स्पीड मैंने पर्सनली अभी 110 तक अचीव कर ली है, और 110 तक आप हैरान होंगे क्योंकि मैं ख़ुद यही कहता था कि यार 150 सीसी ये बाइक है जब मैंने इसको नहीं लिया था उससे पहले, और ये बाइक 90 से ऊपर नहीं जाता, यार ये तो सही नहीं है ये वो। मैंने खुद पर्सनली इसको भगाया है और इस बाइक को मैं 110 तक ईज़िली लेके चला गया हूँ। इसके अंदर पोटेंशियल था अभी और जाने का, मैं इसको नहीं लेकर गया इतना, लेकिन 110 तक बाइक चला गया।
उसके अलावा बाइक की पार्ट्स अवेलेबिलिटी और प्राइस की बात करें तो बाइक के पार्ट्स आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। बॉडी पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं। अगर आप इंजन पार्ट्स की बात करें तो कुछ इंजन पार्ट्स ऐसे हैं जो आपको इजीली अवेलेबल नहीं मिलते, तो वो आपको ज़रा ढूंढने पड़ते हैं। अगर आप छोटे शहर से ताल्लुक़ रखते हैं या गांव वाले जो मोस्टली होते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो ऑनलाइन सर्विस उनके लिए अवेलेबल है। ऑनलाइन आपको इसके पार्ट्स मिल जाते हैं। इसी तरह पार्ट्स की कॉस्ट की बात करें तो महंगे हैं पार्ट्स। इसकी हेडलाइट महंगी है। अगर आप बॉडी पार्ट कोई लें तो काफ़ी पैसे हैं उसके, क्योंकि मुझे अभी किसी की चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इतना मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन कॉस्टली पार्ट्स हैं। अगर हम एयर फिल्टर की बात करें तो वो मैंने पता करवाया था। इसका जेन्युइन एयर फिल्टर अगर आप लेते हैं तो वो 2700 रुपये का है, और चाइना वाले मिल रहे हैं आपको वो 700 रुपये का। डिफरेंस आपके सामने है जेन्युइन का और चाइना का। इसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट और मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स बाइक की अवेलेबल है, और मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो 600 रुपये भाई इसकी ट्यूनिंग के लेते हैं। सिंपल सी बात है। अगर आप ऑयल चेंज कराते हैं तो 1200 रुपये का इसका ऑयल है। अब 1800 रुपये आपकी, अगर आप ऑयल चेंज करवाते हैं ट्यूनिंग के साथ तो फिर आपका 1800 रुपये का ख़र्चा है इस बाइक के अंदर। उसके अलावा इंजन ऑयल जो मैंने डलवाया था वो 1250 का 1030 है, और वो इंजन ऑयल आप तकरीबन 1200 से 1500 किलोमीटर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्यूनिंग आप पहले करा लें 500 के बाद आप तकरीबन ऑयल चेंज करा सकते हैं। 1000 के बाद आपकी ट्यूनिंग और 1500 पर आपका ऑयल चेंज इस तरह। इसके अलावा बाइक आप किसी को रिकमेंड करेंगे तो डेफिनेटली मैं इस बाइक को रिकमेंड करूँगा अगर वो यूज़ में परचेज़ कर रहा है तो। न्यू में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है, हालात भी इतने लोगों के अच्छे नहीं हैं, और मेरे ख्याल में अगर आप यूज़ में परचेज़ करना चाहते हैं तो यूज़ में आप परचेज़ करें, न्यू की तरफ ना जाएं आप, क्योंकि न्यू बहुत ज़्यादा महंगा है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप न्यू की तरफ जाएँ। उसके अलावा बाइक का साउंड टेस्ट करते हैं अब, और मैं आपको छोटी सी इसकी टेस्ट राइड दिखाता हूँ। सो गाइस, इस बाइक की जो लेटेस्ट प्राइस अभी चल रही है वो है 4,58,900 रुपीज़। तो ये आपको मिल जाएगा रेड एंड ब्लैक कलर के अंदर। अगर आपने सिल्वर कलर के अंदर लेना है तो ये है 4,62,900 रुपये का। सो गाइस, टेस्ट राइड कर लेते हैं अब इस बाइक की, और टेस्ट राइड के अंदर हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें अभी मैं इसको चला रहा हूँ तो मैं पहली चीज़ आपको बताना चाहूँगा इसके कंफर्ट के बारे में। बाइक का कंफर्ट बहुत ज़बरदस्त है। इसके कंफर्ट को अगर आप वाइबर से कंपेयर करते हैं तो वाइबर से ज़्यादा कंफर्टेबल है ये बाइक। जीडी से कंपेयर करते हैं तो जीडी से ज़्यादा कंफर्टेबल है ये बाइक। अगर आप सुजुकी के GR 150 से कंपेयर करें तो GR के दरमियान और इसके दरमियान कंफर्ट का सिर्फ 19-20 का फ़र्क है। बाकी अगर आप इस बाइक को कंपेयर करते हैं किसी भी और बाइक के साथ तो मेरे ख्याल में इसके कंफर्ट के मुकाबले का GR 150 ही है। GR के अलावा सुजुकी GSX 125 भी नहीं है इसके कंफर्ट के मुकाबले में। अगर हम बात करें इस बाइक की पिकअप और स्पीड की तो मुझे पिकअप का कोई इशू नहीं है। बाइक की पिकअप बहुत ज़बरदस्त है। स्पीड वाइज मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाता हूँ इसकी स्पीड भी, और इस बाइक को मैंने 110 तक लेकर गया हूँ। मैं इस बाइक को 110 तक ये बाइक ईजिली चला गया है। तो मेरे ख्याल में बाइक की जो टॉप स्पीड है वो बस कुछ लोगों को इशू होता है उसका, मुझे बहरहाल इशू नहीं हुआ। 110 तक मैं इसको ईजिली लेकर गया हूँ। इसके अलावा अगर हम कुछ और चीज़ों को देखें जैसे कि ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग बाइक की बहुत अच्छी है। बाइक की जो अगला टायर है वो चेंज करवाना चाहिए मेरे ख्याल में। तो इसका जेन्युइन टायर इसकी ब्रेकिंग के हिसाब से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। बाइक का टायर स्केट कर जाएगा अगर आप ज़्यादा हैवी ब्रेकिंग करेंगे तो। बाकी बाइक का हैंडल बहुत ज़बरदस्त है, स्टीयरिंग पोस्चर बहुत अच्छा है, सीट कंफर्ट बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम बात करें बाइक की मेंटेनेंस की तो मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी थोड़ी सी महंगी है। अगर आप ऑयल चेंज के साथ इसकी मेंटेनेंस भी करवाते हैं तो ऑयल चेंज आपको तकरीबन 1100-1200 रुपये का पड़ जाता है, और आपको उसके साथ अगर आप ट्यूनिंग कराते हैं तो 600 रुपये की आपकी ट्यूनिंग पड़ जाती है। तो 2000 के दरमियान आपका खर्चा है इसके अंदर। बाकी अगर खर्चे को हम साइड पे करें और बाइक को देखें तो मेरे ख्याल में लॉन्ग टूर्स के लिए बेस्ट है ये बाइक। आप इस बाइक को ईजिली कहीं भी लेके जा सकते हैं। बाइक का साउंड मुझे बहुत पसंद है, मुझे पर्सनली इस बाइक का साउंड बहुत पसंद आया है। और उसके अलावा बाइक का साउंड इस तरह नहीं है कि आपके सर में लगे या ज़्यादा लाउड हो। बाइक का साउंड ज़्यादा लाउड भी नहीं है, ज़्यादा कम भी नहीं है, मिनिमम है, और मेरे ख्याल में इतना साउंड इसका बहुत है। सो गाइस, ये तो मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को बाइक पैनल को लाइक में सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।